बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बिलाखिर वफाकी कबीना ने ये ऐलान किया है, जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कबीना के इजलास के बाद, कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया जाएगा। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 10-15 दिन से ये चौधरी साहब कह रहे थे, और मैं कह रहा था जनाब, और उन्होंने कहा था कि जनाब वज़ीर आज़म ने हदायत कर दी है अटारनी जनरल को कि पटिशन तैयार करें। ये वो मैंने कहा था कोई ऐसी हदायत जो है वो जारी नहीं की गई है। लेकिन आज जो उन्होंने फरमाया है, काबीना ने ये मंजूरी दी है कि जनाब उनको वापस लाएं, और क्या ज़ामन को वापस बुलाने के लिए नवाज शरीफ के ज़ामन जो हैं शहबाज शरीफ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई हो सकती है, ज़ामनों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है आमतौर पर, जो मचल के देते हैं, और यहाँ क्या पोजीशन है, वो किस हद तक अदालत जो है वो जा सकती है, इस पर बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन तैयार कर ली है, वो पिटीशन हम आपको दिखा भी देंगे, तो कि ताहियात नहली जो है वो ख़त्म कर दी जाए बगैर हम, जो 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से वो गए हैं, जा रहे हैं, और क्या पैनल शैनल तश्कील दिया है, कौन वकील होंगे, और फिर रावलपिंडी का क्या अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कब तक हुकूमत में रहेंगे। ये मैं कह रहा हूँ रावलपिंडी वालों का क्या अंदाज़ा है, अंदाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ साहब ने कोई 16 नवंबर 2019 की एक जजमेंट है, वो मैंने बड़ी तफसील के साथ एक व्लॉग में डिस्कस की थी, और मैंने उनके दोनों के अंडरटेकिंग्स जो थी दोनों भाइयों की, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, वो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाई थी, बल्कि उस पर एक हमसे एक ब्लंडर हो गया था कि उनके शनाख्ती कार्ड के जो नंबर्स थे वो वैसे ही चले गए थे, वो हमने उनको छुपाया नहीं था। तो बहरहाल उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें से कुछ लोगों ने एतराज़ किया, और फिर वो नून लीग वालों ने भी कोई एतराज़ किया कि भाई जी तो तुसी साडे बंदियां दे शनाख्ती कार्ड ही ओपन करते हो, हर बंदा इत्थों जो मर्जी रिसर्चां करता फिरे और जो मर्जी सर्च करता फिरे। अच्छा, तो वो उसमें जो अंडरटेकिंग थी वो जो शहबाज शरीफ साहब की थी, नवाज शरीफ साहब की यही थी, मैं जाऊंगा जनाब 4 हफ्ते के लिए, अगर मैंने डॉक्टर ने इजाज़त दी थी मैं वापस आ जाऊँगा बगैर हम, क्योंकि मैं माजी में भी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए मैं वापस आ जाऊँगा। और मेरे भाई ने जो अंडरटेकिंग दी है, यानी शहबाज शरीफ ने, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उसका भी पालन करूँगा, उसको भी निभाऊँगा, ठीक है ना। ये अंडरटेकिंग थी उनकी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो अंडरटेकिंग थी, वो उन्होंने यही कहा था कि जनाब मैं इंश्योर करवाता हूँ, यकीन दहानी करवाता हूँ, यकीनी बनाऊँगा अगर मेरे भाई जो हैं वो सेहतयाब हो गए 4 हफ्ते के अंदर अंदर, तो फिर मैं 4 हफ्ते के अंदर लेंगे, लेकिन जब वो सेहतयाब होंगे, जैसा कि अदालत का हुक्म है, जो ही फिट हो गए वापस आने के लिए, तो पाकिस्तान आने के लिए, तो मैं उनको जनाब लाऊँगा। और उन्होंने मज़ीद अंडरटेकिंग ये दी थी कि मैं जो मेडिकल उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वक्फे वक्फे से, वो जनाब भिजवाता रहूँगा, भेजता रहूँगा उसके ज़रिए, एम्बेसी के ज़रिए नोटराइज्ड। और दूसरा जनाब उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी कि किसी भी मरहले पे अगर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को ये पक्की खबर मिलती है कि नवाज शरीफ साहब तो फिट हैं, तो वो अपना नुमाइंदा भेज सकेंगे हाई कमीशन का या एम्बेसी का, वो उनके फिजिशन से मिलने के लिए। अब ये फवाद चौधरी साहब कई दिनों से कह रहे थे 10 दिन के अंदर कर देंगे, 10 दिन से पहले का उन्होंने रौला डाला हुआ है, 1 जनवरी या 31 दिसंबर को उन्होंने ये फरमाया था। 10 दिन गुजर गए हैं, वो हुआ नहीं। लेकिन आज मेरी जो सोर्सेज हैं, जो मेरे ज़राए हैं अटारनी जनरल ऑफिस में, वो कह रहे थे नहीं जनाब अभी तक कोई हिदायत ऐसी नहीं है, अटारनी जनरल साहब ने किसी फ़ाइल को हाथ भी नहीं लगाया, ना कोई फ़ाइल मंगवाई है। तो आज वाक़अतन वफाकी कबीना ने यह मंजूरी दी है। अब वो कितनी देर में हदायत आती है अटारनी जनरल ऑफिस को, ज़ाहिर है वो वफाक के ख़िलाफ़ केस है और पेंडिंग है केस, वो ज़ेर इल्तवा केस है, इंटरिम आर्डर के ज़रिए उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। अब ये कह रहे हैं ना वो झूठ बोल रहा, ड्रामा रचाया बीमारी का, और ये किया और वो किया वगैरह। हम तो भाई अगर ड्रामा रचाया था, उस ड्रामे में फिर कौन कौन शरीक था? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो ख़ुद हॉस्पिटल आकर बैठ गई थी, और लम्हा बेलम्हा जो उनकी इलाज मुआलजा था उसकी कार्रवाई को मॉनिटर कर रही थी कि जनाब, और वो बार बार कह रही थी हाँ जनाब बड़ी बुरी हालत है, बड़ा बुरा हाल है, बड़ा कम ख़राब है। और फिर जो पैनल था उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का, बड़े बड़े डॉक्टरों का, एक तो शायद ताहिर शमसी साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए बेचारे, वो जो खून से मुतल्लिक़
बीमारियों के बहुत बड़े मालिक थे। और दूसरे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो शौकत खानम के भी डॉक्टर हैं, और फिर आपने एक सूसी बराए सेहत है इस वक्त, वो भी इस पैनल में शामिल थे, जिन्होंने कहा था यार बंदा बड़ा बीमार है, तो फटाफट बाहर भेजो, याद है ना आपको। और फिर अगर ये ड्रामा श्रामा होता, नवाज शरीफ जो है वो स्ट्रेचर पे लेट के ख़ुद को बीमार पोज करता, लेकिन वो तो जब उन्हें मुंतकिल किया गया था सर्विसेज हॉस्पिटल जेल से, तो वो चल के गए थे, और जब वापस गए हैं तो अपनी गाड़ी में गए थे, जब ज़मानत हो गई थी उनकी। तो और जब बाहर जाने की इजाज़त मिली है उन्हें एक टाइम, जिसका मैं जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ 2019 की, तो वो जहाज़ की सीढ़ियाँ जो हैं वो भी वो ऐसे नहीं गए थे कि जनाब उनको स्ट्रेचर पे डाल के ले जाया गया हो, जब वो इसका मतलब वो ड्रामा श्रामा नहीं कर रहे थे। ना ही अगर वो ड्रामा इनके ख्याल में ड्रामा कर रहे थे तो फिर उन्हें पोज भी करना चाहिए थे उसी तरह के लाचार मरीज़ की तरह, लेकिन वो ऐसा पोज नहीं किया उन्होंने। अब जो उनकी अंडरटेकिंग है, आमतौर पर फौजदारी मुकदमात में जो मुचलका देता है बंदा, ज़मानत देता है, ज़मानतनामा देता है, उसको उस जुर्म की सज़ा नहीं मिलती। उसके या तो मुचलके ज़ब्त हो जाते हैं, या कोई थोड़ी बहुत और मामूली सी, ये नहीं कि कातिल किसी की ज़मानत दी है तो वो उसको भी सज़ाए मौत हो जाएगी, अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला मुख्तलफ है। ये भाई के ज़ामन उस तरह नहीं हैं, कोई मिचल के देने वाले भाई नहीं है। ये इन्होंने एफिडेविट यकीन दहानी करवाई हुई है, एफिडेविट दे के कि जनाब मेरा भाई यूँ ही सेहत याब होगा, मैं उसको वापस लाऊंगा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वापस लाऊंगा उसको। तो ये इस हवाले से प्रोसीडिंग जो है उनके ख़िलाफ़ हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अगर तौहीन अदालत में उन्हें सज़ा हो जाती है तो फिर उनकी जो नहली है वो 5 साल के लिए पक्की, और यही चाहते हैं कि जनाब ये नहली हो जाए। लेकिन ये ज़्यादातर जो कानूनी माहिरीन हैं जो तमाम पहलू मद्देनज़र रख के ये तबसरा कर रहे हैं, मेरी उनके साथ जो बात हुई है मैंने पूरी जजमेंट उनको दिखाई है और एफिडेविट भी मैंने भेजे हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज़रूरी बात, कि इस बात का बयान अल्फी आए कि जनाब हम गए हैं फिजिशियंस के पास और फिजिशियंस ने कहा है फिट है। ये कोई बात नहीं है कि जनाब वो हम गए हैं फिजिशियन को मिलने नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं है। वो एक एफिडेविट आएगा, जनाब फिजिशियंस का एफिडेविट आएगा, फिर शहबाज शरीफ को पकड़ा जा सकेगा। इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है कानूनी माहिरीन के मुताबिक, ठीक है ना। बाकी तो अदालत फिर अपना कोई रास्ता बना लेती है कानून के मुताबिक, कानून के ताबे। और फिर मेरे जहन में एक बात है कि शहबाज शरीफ साहब ये बात कर सकते हैं अदालत में कि भाई जी मैं तो जाना चाह रहा था चंद माह कबल, जब मेरी ज़मानत हुई है, मैं इलाज के लिए बाहर जाना जा रहा था, भाई से ही मिलना था मैंने, आपने पहले मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला। वो अदालत ने मुझे कहा कि जाओ जी जाने दें, कोई बात नहीं, ब्लैक लिस्ट में से निकालें, पता नहीं ब्लैक लिस्ट है क्या नाम उस लिस्ट का था। तो जब मैं गया हूँ वहाँ अदालती हुक्म लेके, तो उन्होंने कहा जनाब आपका नाम तो ECL में डाल दिया गया है, किस तरह कोई मसला को मुझे जानने नहीं दिया गया। ठीक है मैंने जान दियो बाहर, मैं भाईजान को जानना, जाकर देखता चेक करना, अगर ठीक है तो मैंने ले आवागा उन्होंने वापस। एक नया फड्डा, एक नया कट्टा। वो जो फवाद चौधरी साहब बार बार कह रहे थे ना कि या जेल जाएंगे या लंदन जाएंगे, तो उसका मतलब ये लंदन भिजवाना चाहते हैं उनको, ठीक है ना। जेल जाना तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो जब वो जाएंगे भाई के पास फिर ये वो कह सकते हैं भाई मैं सामने बैठ के बात करूंगा, भाई को देखूंगा, टेलीफोन पे नहीं भाई साहब मानते, मैंने नहीं पता लग रहा कि मामलात में मैं जाऊंगा तो जाके ले आऊँगा भाई को, मुझे जाने दे, फिर निकाले नाम नोम ECL से मेरे। ये केस में ये आ सकता है टर्निंग पॉइंट, ये मेरा हंच है, ठीक है ना। उन्होंने वकील भी तो बड़े सियाने ने यार वकील गल कर सकते हैं कि जनाब वो तो भाई साहब ਨੂੰ मिलन जा रहे सी, पक्कियां रिपोर्टां लै के आनी सी, तुसीं जाने नहीं देता। हो सकता है कुछ लोग भिजवाना चाहते हो शहबाज शरीफ को कि भाई साहब के साथ जाके फाइनल बातें शातें कराओ। और दूसरी बात, ये पिटीशन है जो दायर की है ताहियात नहली वाली, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन है, 14 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें पहले तो ये बता दें कि ये ड्राफ्ट की है वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम है जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब, ठीक है। और ये कोई उसमें फ़रीक जो है वो फेडरेशन को बनाया है, वफाक को, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसका फ़रीक नंबर 1 है। और दूसरे जो
मुद्दा अलैहान में से दूसरे नंबर में मोहम्मद हसन बून साहब प्रेसिडेंट के तौर पे। ये पिटीशन जो है ये तैयार है, बिल्कुल किसी वक्त भी फाइल हो सकती है। मेरी मोहम्मद हसन बून साहब से बात हुई है। एक बड़ा पैनल जो है ये वकला का इस केस की पैरवी करेगा। मोहम्मद हसन बून साहब खुद इसमें ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। मंसूर उस्मान अवान साहब होंगे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ़ अफरीदी साहब होंगे, जो राना शमीम वाला केस भी लड़ रहे हैं आजकल। और फिर यासिन आज़ाद साहब, ये भी बड़ा नाम। कामरान मुर्तज़ा साहब भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो होंगे। और कलब हसन शाह साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये भी सदर हैं। और जो ख्याल है ये मुझे उन्होंने बताया मोहम्मद हसन बून साहब ने कि जो सेनेटर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हो सकता है ये भी वक्ता के पैनल में शामिल हों और अदालत में आर्गू करें। वजह इसकी ये है कि आज़म नज़ीर जो दरख्वास्त है वो कहते हैं हमारी किसी सियासी जमात के लिए नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब हैं जो 2018 के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें लोग हवाला दे रहे हैं, सॉरी, जो लोग हवाला दे रहे हैं 2018 के एक जजमेंट का, उस बेंच 5 रुकनी बेंच जिसके सरबराह साकिब निसार साहब थे और उमरता बंदयाल साहब उसमें शामिल थे, एजाज रहसन साहब शामिल थे, सजाद अली शाह साहब शामिल थे और अजमत सईद साहब शामिल थे। तो उसमें जो 13-14 दरखास्तें थी, नवाज शरीफ फरीक नहीं था। नवाज शरीफ को नोटिस हुआ था कि जनाब आप भी आ जाएं, आपका भी इसी तरह केस है, आके कर लें। उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ बाईकाट कर दिया था अदालती कार्रवाई का। उनका जनाब जोड़ा फैसला होएगा, मैं तो फरीक ही नहीं हैगा। अगर मैं फरीक हूँ, उन्होंने ये कहा था, जो एक छोटा सा नोट भेजा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ही लेके गए थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं फरीक होता तो मैं तो इस बेंच की तश्कील पे एतराज़ करता कि इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने माइंड मेकअप किए हुआ मेरे ख़िलाफ़ और जजमेंट दी हुई है पनामा वाली। ये उसमें मामला था। अब ये जो दरख्वास्त आई है इसमें बहुत सारे कानूनी निकात उन्होंने उठाए हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि कई मुफाद आमा के कई सवालात हैं और 62(1)(f के हवाले से वो कहते हैं अबहाम है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, तंजीम साजी, वोट डालना वगैरह, अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे मुंतखब करना, 17(2), 18(19) इस तरह के कई सारे जो आर्टिकल्स हैं बुनियादी हकूक़ के, ये जो तशरीह है जिस जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बुनियादी आइनी हकूक़ के मुताबिक नहीं है। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि जनाब ये एक तयशुदा असूल है आइन के किसी आर्टिकल की तशरीह का कि जब भी तशरीह की जाती है आइन के किसी आर्टिकल की, तो बुनियादी हकूक़ जो हैं, इंसानी हकूक़ जो आइन ने तफवीज़ किए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। अब यहाँ दो मुख्तलिफ जजमेंट्स वो कहते हैं जजमेंट्स के हवाले देते हैं। मसलन एक जजमेंट है अब्दुल गफूर लहरी वाली केस वाली और एक जजमेंट है समीउल्लाह बलोच केस। और जो भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं 62(1)(f की तशरीह के हवाले से, यानी ताहजात नहीं। 62(1)(f ये है कि जो बंदा सादक और अमीन, सादा लफ्ज़ों में ये है कि सादक और अमीन नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ने का हल नहीं होगा। ये बात उसमें है। उसमें यानी पारसा, दयानतदार, अमानतदार ना हो या बेवकूफ़ हो, ना समझ हो और अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ उसको, ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं कि ये ऐसा है, फिर वो नहल होगा। यहाँ डायरेक्ट 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट में रिट जुडिक्शन है उनकी कि जनाब उसके तहत वो कर देते हैं नाहल बंदे को। और 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ वगैरह को नहल करार दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशनों में। उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो ये कहते हैं कि एक तो ये अबहाम है। ये जो समीउल्लाह बलोच केस है उसमें तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारी जुडिक्शन ही नहीं है, ये तो नीचे वाली अदालतें जो फौजदारी और सिविल का मैटर, सिविल वाली अदालतें जो हैं वो देखें ना कि वो सादक और अमीन नहीं है, कहाँ उसने घपला किया और क्या गड़बड़ की हुई है। और 199 के तहत भी यही मामला आता है। और लहरी वाला जो केस था उसमें अब्दुल गफूर लहरी वाले केस में उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये ताहिजात नहली होगी, इससे मुराद यानी एक दफ़ा जो नहल हो गया 62(1)(f के तहत तो फिर टाइम लिमिट कोई नहीं, वो ये उन्होंने कहा था।
अब ये जो सवालात उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले, ये मैं पेज आपको दिखा दूंगा कि किस पेज पे है। वो कहते हैं कि जनाब पहले तो जो भी फैसला होना चाहिए ना कि डिक्लेरेशन जो है, ये जो मैंने पारसार नहीं है, बददियानत है, सच्चा नहीं है, अमानतदार नहीं है और नासमझ है, तो ये डिक्लेरेशन किस अदालत ने देना है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट तो नहीं देना। वो कहते हैं 199 और 184 की भी तशरीह करेंगे। जनाब ये डायरेक्ट आप कैसे करते फिरते हैं? वो जो कहते हैं कि ये इस बात का भी तयन फरमा दीजिए कि जो कौन सा तरीक़ाकार जो मुजाज अदालत है वो इख्तियार करेगी डिक्लेरेशन के मामले में, डिक्लेरेशन देने के हवाले से या कन्विक्शन के हवाले से, वो क्या उसको लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए या क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। और फिर वो कहते हैं कुछ स्टैंडर्ड, इस बात को साबित करने के लिए कि बंदा सादक और अमीन नहीं है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट कर दीजिए, म्यार भी कुछ बना दीजिए। जनाब ये म्यार होना चाहिए 184 सब आर्टिकल 3 और 199 के तहत वो कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि आपका ये इख्तियार ही नहीं है। और दूसरा, और जो एक और बात वो कहते हैं कि ये भी आप देख दीजिए कि जो बंदा अदालत में आता है वो मुतासरा फरीक है, उसका लोकस स्टैंडाई है। आमतौर पे 199 की जब दरख्वास्त दायर होती है तो वो लोकस स्टैंडाई की बात की जाती है कि जनाब इसका तो वो ये मुतासरा फरीक ही नहीं है। जो इलेक्शन कवानीन है उनके तहत किसी शख्स की जो अहलियत है उसको चैलेंज कर सकता है मद्दे मुकाबला उम्मीदवार, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी वही जा सकता है। लेकिन ये कहते हैं आप रिट में भी इन मामलात को इंटरटेन कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 184 सब आर्टिकल 3 के तहत भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 62(1)(f) की जो तशरीह है ये तशरीह होनी चाहिए जो उनकी प्रेयर है, और इसको वो कहते हैं कि वही बात जो उन्होंने कहा तयशुदा असूल, उसके तहत कि जनाब ये दीगर बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रख के इस आइन के आर्टिकल की तशरीह होनी चाहिए। और फिर ये भी बता दें आपके जनाब 184 सब आर्टिकल 3 और 199 उसकी भी तशरीह फरमा दें कि जनाब आप क्या इलेक्शन मैटर जो हैं उनको ले सकते हैं। और जो बड़ी इस्तदा है उनकी वो ये है कि 62(1)(f) जो है उसकी वो कहते हैं तशरीह, वो ये बार वाले ये कहते हैं कि तशरीह ये बनती है कि वो इलेक्शन के लिए नाहल होगा, उस इलेक्शन के लिए जो वो इलेक्शन लड़ रहा है एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा। ये वो है। वो आखिरी पेज भी हम अभी दिखा देते हैं आपको जिसमें वो उनकी प्रेयर्स हैं जो भी उन्होंने इस्तदाएँ की हुई हैं अदालत से, वो दिखाते हैं। और अब आखिरी बात कि रावलपिंडी, आज रावलपिंडी को बड़ा इजलास हुई सी। अच्छा, बहरहाल वो रावलपिंडी वाले जो हैं वो उनका अंदाज़ा ये है, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारा घोड़ा जो है ये कब तक ग्राउंड में रहेगा, और अंदाज़ा ये है कि बमुश्किल फरवरी कटेगा। ये मैं बात अंदर की खबर बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब बमुश्किल फरवरी जो है ये निकालेगा, और अगर वो अंदाज़ा लगा रहे हैं फरवरी निकालेगा तो फिर आप भी अंदाज़ा लगा लें कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर अंदाज़ा उनका है जो घोड़े दौड़ाते हैं, जिनके हाथ में बागें होती हैं, घोड़ा भागी हो जाए तो फिर क्या सलूक करते हैं उसके साथ बगैर हम, वो कहते हैं कि जनाब वो फरवरी जो है वो आखिरी महीना हो सकता है घोड़े के दौड़ने का, अंदाज़ा लगा रहे हैं। अंदाजे के पीछे भी बाज़ हो जाते हैं, बहरहाल जो भी है। और फिर जो अपोजिशन है उनमें राब्ते जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये तय पाया है, इतला है कि जनाब गैर आइनी तरीका कोई इख्तियार नहीं करना, इन्हें उस तब्दीली ले आवांगे, चौके मारेंगे मार। और फिर जो उसके बाद आर्जी तौर पे छोटी सी एक हुकूमत जो बनेगी उसमें नामो शामो पर गौर हो रहा है। हो सकता है खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके नाम कुर्रा निकल आए, और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली है ना पिटीशन, इससे वो बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा हो सकता है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये पिटीशन मंजूर हो जाती है, नए सिरे से 62(1)(f) की तशरीह होती है कि भाई एक दफ़ा इलेक्शन इस्तेमाल कर लो, ताहियात नहली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं करेगी और दोबारा वो इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दरखास्त में ना एक और केस का भी हवाला दिया। वो कहते हैं समूला केस में ये लिखा हुआ है कि मगफरत और तौबा का असूल भी तो है ना। अगर ताहजात नहली है तो किसी वक्त मगफरत और तौबा की बात तो कर सकते हैं ना वो। और फिर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने हवाले से जो ये नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिपेंट का इस्तेमाल कर चुके हैं एक जजमेंट में कि जनाब फुल कोर्ट ने कि जनाब हम आइंदा से तायब होते हैं, तौबा करते हैं। तो वो समीउल्लाह केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई ये भी असूल जो है आप ही का तय करता है कि तौबा तायब होने वाली बात और मग़फ़िरत वाली बात ये तयशुदा असूल है। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की तय करदा असूल है। अब अगर इसमें कुछ कामयाबी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, तो जहांगीर तरीन साहब की नहली भी ताहजात नहली वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर ताहजात नहली वाली बात ख़त्म हो जाती है तो इंडिपेंडेंटली किरदार अदा करेंगे सियासत में, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और उनके पास जो 20 बंदे हैं ना, ये ताहजात नहली में फरवरी वाली जो बात कह रहे हैं वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फरवरी तक है। रावलपिंडी वाले कह रहे हैं अंदाज़ा है कि फरवरी तक। तो भाई जी ये फिर जो जहांगीर तरीन वाले लोग हैं ना 20, ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो दे देंगे उन लोगों को, अपोजिशन वालों को, कि लो यार है पढ़ो इन्हों गिराओ। और फिर वो राब्ते सद तक कहते हैं कि वो आपस में उनके हो रहे हैं मरबूत और मजबूत अपोजिशन वालों के, कि वो नई हुकूमत के हवाले से भी सोचो विचार तकरीबन वो कहते हैं कि तकरीबन तैयार है कि कौन होगा इमरान के बाद वज़ीर आज़म और कैसे वो पार्लियामेंट को या लेके चलेंगे हुकूमत को, और क्या क्या वो सारा कुछ पहले से तय होगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।